नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। 8 महीने बाद भी कृषि कानूनों पर संग्राम जारी है। एक तरफ सड़क से लेकर संसद तक संग्राम चल रहा है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। एक बार फिर किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी ताकतों का जिन्न बाहर आ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब जिम्मेदार लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कृषि कानूनों पर चल रहा गतिरोध खत्म कैसे होगा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली के बॉर्डरों से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक किसान आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद लगा रहे हैं। हर दिन इस संसद में कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव पास हो रहा है। उधर सड़क से लेकर संसद तक किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग एक लिमिट से आगे बढ़कर ऐसे काम कर रहे हैं जो देश विरोधी है। उन्होंने इन सब घटनाओं के पीछे खालिस्तानी ताकतों के होने की आशंका जाहिर की। इन किसानों के आंदोलन के पीछे कई प्रकार की ऐसी ताकतें, जो मैं कहूँगा कि देश विरोधी ताकतें भी हैं, खालिस्तानी ताकतें भी हैं, वो लगी हुई हैं। और उसमें दोनों प्रकार के लोग सोचने वाले हैं। कुछ लोग इनको गलत मानते हैं, कुछ इनको ठीक मानते हैं। उनके विवाद बहुत पहले से अंदर अंदर चल रहे थे। आज अगर पहली बार बाहर आया है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और कोई भी देश विरोधी गतिविधि अगर कहीं होगी, उसको देश का कोई देशभक्त नागरिक उसको स्वीकार नहीं करेगा। उधर सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने आंदोलन की आड़ में राजनीतिक ताकतों के हाथ होने की बात कहते हुए कहा कि उपद्रवियों से शुरू में नरमी बरती गई थी, लेकिन अब सरकार सख्ती करेगी। जिस प्रकार की भाषा लोग बोलते हैं वो बहुत निंदनीय भाषा है, और ऐसे लोकतंत्र में ये होना भी नहीं चाहिए। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जैसे किसान में जो सोकॉल्ड एजिटेशन है, उसमें जो नेता है, उनमें उनको अधिकार दिया है कि अपना विदाउट वायलेंस, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखें। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कहीं आता जाता है या अपनी बात को रखना चाहता है, उसमें पूरा अधिकार है। और ऐसा अगर कोई सीमा से आगे बढ़ करके करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्ती से। उस सारे विषयों को ठीक है, शुरू में हमने भी विनम्रता से उन सब बातों को किया था, कुछ लोगों को छोड़ा भी था, कुछ के थे, लेकिन आगे अब कोई हिंसात्मक गति पर आएगा उसके खिलाफ कुछ भी करेंगे और कहीं किसी के साथ नहीं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को किसानों के मंच पर बोलने नहीं दिए जाने को लेकर भी चुटकी ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर किसानों ने ओपी चौटाला को बुलाया था तो उनको बोलने देना चाहिए था, लेकिन नेताओं को भी देखना चाहिए वो कहां जा रहे हैं। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए और अपनी बात को शांतिपूर्वक रखने की बात होनी चाहिए। जहां तक सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो है, इसमें उनका शांतिपूर्वक आंदोलन करने में हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उनके बुलावे पर या किसी के कहने पर वो वहां पहुंचे हैं और वहां गए हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया, बैठाया है, तो फिर बोलने भी देना चाहिए था। आखिर ना बोलने देने में ये एक लोकतांत्रिक एक प्रकार का उनका भी जो अधिकार है चौटाला साहब का, उसका भी हनन हुआ है। और राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे मौके पर हमको इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन का समर्थन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक सीमा से आगे बढ़कर के जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये कतई भी हमारे सिस्टम के, लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसमें कई जो खतरे छुपे हुए हैं, उसका ध्यान करना चाहिए और सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिल करके ऐसे इस आंदोलन को कंडम करना चाहिए। 3 कृषि कानून की वापसी से कम किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि यह आंदोलन कब तक चलेगा। हालांकि किसान अपनी संसद के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक ही चलेगा। ऐसे में क्या किसान सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक बार फिर आंदोलन में खालिस्तान रूपी जिन्न की हमने धमक देखी है। आइए
इसको किस तरह से समझा जाए, कैसे देखा जाए, आंदोलन का समाधान क्या है, एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवाती हूं। योगेश कौशिक हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है। सतीश नंबरदार, महासचिव भाकियू, बहुत स्वागत है सर आपका भी। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है वंदना मैम एक बार फिर। अश्विनी शर्मा हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, सर बहुत स्वागत है। सुखवंत सिंह, प्रवक्ता इनेलो, सुखवंत जी बहुत स्वागत है आपका भी। एक एक करके सबके पास आ जाऊंगी। शुरुआत वंदना जी आपसे। अब ये खालिस्तान का जिन कहाँ से आ गया? ये तो पहले दिन से है ना। कुछ एक स्टेटमेंट सुनाना चाहती हूँ आपको मैं। अगर आप याद करेंगे तो आपको भी ध्यान में आ जाएगा और यहाँ जितने बाकी लोग बैठे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा जी। 27 जनवरी को, जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, उसके आड़ में क्या क्या किया गया था, उसके बाद 27 जनवरी को कैप्टन अमरिंदर का बयान आया था जी। कैप्टन अमरिंदर को तो जानते होंगे सभी, पंजाब के सीएम है और कांग्रेस से है। तो उन्होंने क्या कहा था कि हिंसा के बाद अपनी समाप्त हो चुका आंदोलन, हिंसा के बाद आंदोलन भटका और इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश, आंदोलन में कुछ स्लीपर सेल घुस चुके हैं। ये पहली स्टेटमेंट है। आप इसको जिनको आज बता रहे हैं, मैं तो कह रही शुरुआत तो जिन 22 तारीख को किस तरह से भिंडरावाले की फोटो लगाकर एक वहाँ पर सामने एक ट्रक सजाया गया, 26 को कैसे तस्वीरें लगाई गई थी। भिंडरावाले की तस्वीरें ले लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला, जगतार सिंह की तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई थी। आपने लगातार देखा कि इनकी तस्वीरें बार बार सामने आती रही। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 3 या 4 दिन पहले की बात है, पंजाब के भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड किया गया था। मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे अच्छे से कि उनको क्यों सस्पेंड किया गया था। दलदू सिंह मानसा जी ने, कौन सा बयान था उनका? खालिस्तान को लेकर बयान था। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये लगातार आती रही है, आज नहीं है कि आज इस तरह की ताकतें आ गई सामने, पहले से ही थी। टिकैत जिनके नेता है ना, क्या बयान देते हैं कि 370 से किसानों, जो 370 जो खत्म हुई है उससे किसानों को बड़ा असर पड़ गया। अब 370 से इन किसानों को क्या असर पड़ा वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया, उसका जवाब भी नहीं आया। तो ये जो बयान है लगातार देश के खिलाफ आते रहे हैं, तस्वीरें सामने आती रही हैं। ठीक है, चलिए सतीश नंबरदार जी, सतीश नंबरदार जी जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले तो पहले दिन से आंदोलन के साथ खालिस्तान का जिन है, उन्होंने 3-4 एग्जाम्पल्स गिनवा दिए, उन सबका जवाब दीजिए। पहले तो मैं पोपली मैडम को एक बात बता दूं, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री बोलते थे मैं 1 कोल की दूरी पे हूँ, आज तो किसान 1 कदम की दूरी पे बैठा है। इस पर हम बाद में नहीं सर, इस पर बाद में आएंगे, पहले खालिस्तान की बात कहाँ से आई? खालिस्तान की शुरू से ही केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार इल्जाम लगाने में कभी खालिस्तानी, अभी आपने पीछे देखा होगा किस तरह इसमें माननीय मीनाक्षी लेखी ने भी किसानों पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाने का काम किया। ये खुद अपनी दिशा भटक के आज ये किस तरह के इल्जाम लगाने का काम करते हैं किसानों पे। शुरू से ही किसानों पे ये सरकार ने अत्याचार करने में कोई कमी नहीं रखी। और आज ये मैम बोल रही हैं खालिस्तानी, अरे आपकी सरकार है, मैं तो आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए मैम, आप इसी बात पे तो हम भरोसा नहीं कर पा रहे। आप जो किसानों का खालिस्तान बताने का काम कर सकते हैं तो 1-2-3 काले कानून लागू होगी तो देश पे क्या होगा। इसलिए आज आपके हर गाड़ी खाने का काम किसान कर रहा है और किसान आपसे मुकाबला कर रहा है। किसान आपकी अच्छी हरकतों से पीछे हटने वाला नहीं है बिल्कुल भी, चाहे आप कितना भी इल्जाम लगा लो, कितना भी सितम डालो, किसान अपनी जगह पर पूरे जीत कर जाएगा। किसान के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। पंजाब का भारतीय किसान यूनियन का जो अध्यक्ष है क्यों सस्पेंड किया, ये बता दो बस मुझे। जो भी संयुक्त मोर्चे में दरार डालने की कोशिश करेगा, संयुक्त मोर्चे में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। ये तो आपकी पार्टी में है। माननीय प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछूं, माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट क्यों बदलने का काम किया? आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री ने क्यों कैबिनेट का पूरा बदलने का काम किया? क्यों जो उनके इतने लोकप्रिय मंत्री होते थे एकदम उनको निकाल कर बाहर करने का काम किया? उनका अधिकार है कैबिनेट को
और तो यह संयुक्त मोर्चे का भी अधिकार है और किसको सस्पेंड करना। चलिए, मुझे लगता है जवाब मिल गया। वो पीएम का विशेष अधिकार था, यहाँ मोर्चे का अधिकार है। अश्विनी जी, अश्विनी जी आवाज मिल रही है आपको? अनामिका जी से एक बात कहूंगी, इन्होंने कहा कि ये मोर्चे का विशेष अधिकार है, सस्पेंड करने की बात हो रही है। अब कौन सा आरोप लगाया गया? खालिस्तान से रिलेटेड भाषण है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वो इसे स्वीकार रहे हैं कि जिससे भी आंदोलन पर असर पड़ेगा, गलत असर, जिससे भी फूट पड़ेगी, दरार पड़ेगी, उसे हटा देंगे। हटा दिया, इस पे और ज्यादा बहस की कोई बात भी नहीं है। अश्विनी जी की आवाज नहीं आ रही। सुखवंत जी आ जाऊंगी। मैम 3 लोग और है, प्लीज मैम थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। सुखवंत जी बोलिए। ठीक है वंदना जी, आ जाऊंगी मैम प्लीज। वो सुखवंत जी, सुखवंत जी कैसे गतिरोध खत्म होगा? जी अनामिका जी धन्यवाद। मेरे को अनामिका जी सबसे पहले तो धन्यवाद और सब साथियों को नमस्कार, वंदना जी को विशेष नमस्कार, और वो थोड़ा पेशेंस से सुने। अनामिका जी, अभी इस देश में बीजेपी का समर्थन और संघ का समर्थन करने वालों के अतिरिक्त सब देशद्रोही हैं। वो देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। इनको इनके इस एंगल और इस चश्मे से आप देखिए, और यही इसी एंगल से देख के बात करते हैं। जहां तक गतिरोध को असमाप्त करने की बात है अनामिका जी, साफ सी बात है कि जब एक इतना लंबा आंदोलन चला है और पूरे देश का आंदोलन है, तो सरकार इस बात पे एडामेंट क्यों है कि कानूनों को वापस लेकर के दोबारा किसानों के साथ एक बातचीत करके नए कानून लेके आ सकती है। अब एडामेंट कौन है? अब वो सरकार पक्ष है, किसान पक्ष है। सरकार ने बगैर किसानों से डायलॉग किए, बगैर उनकी समस्याओं को जाने, बगैर उनकी इच्छा जाने कानून लेकर के आए, जबरदस्ती थोप रहे हैं। किसान जब ये कह रहे हैं कि आप इनको विड्रॉ करो, तो वो विड्रॉ नहीं कर रहे। अब साफ देख रहे हैं कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार जो एक मैनेजर का काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो किस प्रकार से अपनी चीजों को अपनी कुछ लोगों के लिए थोपने का काम करती है, ये तो साफ पूरा संसार देख रहा है, पूरा ये देश देख रहा है। जहां तक अभी ये बात चली, आपने सवाल पूछा कि खालिस्तान, देखो वो मैंने शुरू में कहा कि सब आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, माओवादी हैं और दुष्ट लोग हैं, सिर्फ बीजेपी और संघ में अच्छे लोग हैं। ये लोग बहुत शुरुआत से इस बात को कहते रहे हैं। इनको जब और कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ये इस तरफ इस बात को घुमा देते हैं। जहां तक कुछ तस्वीरों की बात है, देखो अनामिका जी, यहाँ पे हम 6 लोग बैठे हैं, हमारा अपना रोल मॉडल कोई अलग है, तो वो एक व्यक्तिगत मामला है, उसको आप सब लोगों के ऊपर क्यों थोपे हैं? अगर कोई किसी की तस्वीर के साथ मिलता है, किसी ऑब्जेक्शनेबल पर्सनैलिटी की तस्वीर के साथ मिलता है, तो उसकी व्यक्तिगत बात है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जी ये तो अब बख्शा नहीं जाएगा उपद्रवियों को। अगर कोई कानून तोड़ता है, कोई देश विरोधी कोई यहाँ पे कोई हरकत हो रही है, तो सरकार किस लिए? अब सरकार अपनी ड्यूटी को पूरा करने के अलावा आरोप लगाती है, भाग जाती है, कोई चीज लेकर के नहीं आती। अब अनामिका जी साफ है कि साइकोलॉजिकल एक गेम खेला जा रहा है, और इस साइकोलॉजिकल गेम में किसान को किसी भी तरीके से डिमोरलाइज करके उसको घर भेजने की बात है। लेकिन आप एक बात समझ लें, वंदना जी समझ लें, बीजेपी वाले समझ लें, कि किसान तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक इन तीनों कानूनों की वापसी नहीं हो जाती और एमएसपी की गारंटी नहीं हो जाती। ठीक है, अश्विनी जी आवाज मिल रही है क्या? जी, कैसे गतिरोध खत्म होगा सर? यहाँ पर तो किसान आंदोलन को लेकर अभी तक क्वेश्चन है कि किसानों का आंदोलन है भी कि नहीं है। आंदोलन नहीं है तो बार बार भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी किस बात का बुलावा दे रहे हैं, किस बात की चर्चा कर रहे हैं किसानों से बार बार। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र झूठ बोलने में, छल कपट करने में बड़े माहिर हैं। ये अपनी बात से पलटने में बड़े माहिर हैं। अभी बात हो रही है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब ने हमारे देश के अन्नदाता को, प्रदेश के अन्नदाता को खालिस्तानी का, और वंदना की बात कर रही है भारतीय किसान यूनियन की, पंजाब की। अरे ये बताइए, मैं बताता हूँ कि जैसे ही देश में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, सबसे पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 27 नवंबर 2020 को शुरुआती दौर में ही हमारे अन्नदाता को खालिस्तानी कहकर संबोधित करने का काम किया था। उसके बाद चाहे वो प्रदेश के मंत्रियों की बात हो, सुनिए वंदना जी, कृपया धैर्य से सुनिए, धैर्य से बात सुनिए। आप बोलने लायक है नहीं, आप हमारे अन्नदाता को खालिस्तानी
माओवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी बताने का काम करती है। आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अनामिका जी पहले इन्हें चुप कराइए, मुझे बोलने दीजिए। वंदना जी एक सेकंड मैम, वंदना जी सबसे पहले आपको मौका दिया था, आप बात तो सुनिए मेरी। वंदना जी मेरी बात सुनिए प्लीज, नहीं तो आप अपनी बारी में बोलिए ना, वो चुपचाप सुन रहे थे, आप अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए ना वंदना जी। योगेश कौशिक साहब की अभी तक बारी ही नहीं आई है, ऐसे नहीं होता है। रुक जाइए सर, मैं चुप करा रही हूँ, रुक जाइए, आप भी रुकिए, रुक जाइए, ऐसे नहीं होता है, रुक जाइए, आराम आराम से अपनी बारी में बोलिए, बात पूरी करें अश्विनी जी। देखिए, मैंने कहा कि ये शुरुआती दौर में ही खट्टर साहब ने हमारे देश के अन्नदाता को, प्रदेश के अन्नदाता को खालिस्तानी कहकर संबोधित किया था 27 नवंबर को 2020 को। उसके बाद कई मंत्रियों के ऐसे बयान आए, चाहे वो केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री थे या हरियाणा प्रदेश की सरकार के। यहाँ तक कि हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब का एक शर्मनाक बयान पूरे हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखा गया। कौन सा? जब हमारे इस आंदोलनरत हमारे कुछ किसान भाई शहीद हुए तो उन्होंने कहा कि वो घर पे होते तो भी उन्हें तो मरना ही था। बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी और अपने बयान से पलटना पड़ा। तो देखिए, ये लोग झूठ और जुमलेबाजी का सहारा लेते हैं। शर्मिंदगी मैं समझता हूँ, मानवता की सभी हदें ये लोग लांघ चुके हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। उसके बावजूद आज 9 महीने से ऊपर का समय हो चला है, सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। और जब हमारे देश और प्रदेश का अन्नदाता चाहता ही नहीं उन 3 काले कृषि कानूनों को, ये आजाद भारत में पहली बार देखा गया है कि कोई किसी का भला करना चाहता है सरकार, और वो लोग हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमें आपका भला नहीं चाहिए, अरे भैया हमें माफ करो। आप ये देखिए, ये हमारे देश का इतिहास है। हमारे देश का इतिहास अन्नदाताओं के संघर्ष का साक्षी है। चाहे 1917 में बिहार के चंपारण की बात हो, नील की खेती के खिलाफ महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह की बात हो, या 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब अंग्रेजों की क्रूर कानून के खिलाफ, लगान लगाने के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और मैं नहीं, कौशिक साहब के बाद, कौशिक साहब के बाद आप 1 रुपए की चेक का जिक्र कीजिएगा। कौशिक साहब के बाद मोदी सरकार द्वारा किसानों की जमीन के बारे में हड़प कर पूंजीपतियों को सौंपने के काले अध्यादेश के खिलाफ जब हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, चलिए ठीक है, आप दोनों शांत रहिए। योगेश कौशिक जी, योगेश कौशिक जी, किसान आंदोलन को लेकर सर ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ। अश्विनी जी अभी फिलहाल आप शांत हो जाइए, रुक जाइए, आप दोनों रुकिए। योगेश कौशिक साहब, बहुत छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसान आंदोलन को लेकर शुद्ध सियासत या किसान आंदोलन के नाम पर शुद्ध सियासत, दोनों के पीछे अगर दोनों में से किसी एक पर आप हामी भरते हैं तो वजह कौन कौन सी है, कौन चेहरे? आज भारत के कृषि मंत्री कहते हो गया अश्विनी जी, आपकी बारी खत्म हो गई। अश्विनी जी आवाज मिल रही है सर? मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं रही है, थोड़ा डाउन कीजिए प्लीज। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है कि सियासत तो होगी जी। मैंने पिछली बार भी एक बात बोली, कर रहा है? दोनों पार्टी दोनों कर रही हैं। बीजेपी स्पेशली, मेरा सवाल फिर सुनिए, स्पेशली बीजेपी। किसान आंदोलन पर शुद्ध सियासत या किसान आंदोलन को लेकर शुद्ध सियासत? किसान आंदोलन को लेकर शुद्ध सियासत है, यानी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। बिल्कुल, किसान अपना रोना ठीक रो रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही रो रहा है। हाँ। अब मैं बिल्कुल एकदम क्लीन कर देता हूँ, एकदम स्पष्ट। ठीक है। नंबर 1, 2-3 मिनट मुझे दे देना, मैं सारी बात समझा दूंगा सबको। नंबर एक तो बीजेपी ने आज तक ये माना ही नहीं कि ये किसान है। पिछली मीटिंग में मैडम ही थी, इन्होंने कहा कि किसान सर, ये अब कह सकते हैं क्योंकि 11 दौर की बैठकें भी की हैं। अभी हाँ, मैं वहीं तो आ रहा हूँ, हाँ। अगर वो किसान नहीं है तो मीटिंग किससे की थी? हाँ। अब मैं आता हूँ दूसरी बात, खालिस्तान, माओवादी, उग्रवादी, मवाली, कुछ भी है वो, कुछ भी हो वो, क्या ये एक्शन नहीं लेंगे उनपे? अगर वो खालिस्तानी है तो, उग्रवादी है तो क्या एक्शन नहीं लेंगे? और अगर नहीं लेंगे एक्शन तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि वहां पे दंगे ऐसे भड़क जाएं कि उनको बदनाम कर दिया जाए। ये इनकी इच्छा यही है, ये पॉलिटिकल इच्छा है इनकी कि किसी भी तरीके से इनको इतना भड़का दो कि ये पॉलिटिकली एकदम बदनाम हो जाए और फिर तुम एंट्री मारो, देखो जी हम क्या करें तो किसानों ने ये कर दिया।
अब मैं बता रहा हूं, एक याद दिलाता हूं उनको सबको, वो खालिस्तान वाला मामला। खालिस्तान वालों ने बीजेपी और अकालियों को एक बार एक धमकी दी थी कि जो इलेक्शन लड़ेगा उसको हम गोली मार देंगे, और ये लोग पंजाब में इलेक्शन छोड़ के भाग गए थे, और आज के दिन ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं कि अगर ये जो बोलेंगे, जो इनके पक्ष में होगा, जो इनकी बगल में बैठेगा वो देशभक्त है, और जो इनके अपोजिशन में बैठेगा वो देशद्रोही है। या तो वो पाकिस्तान जाए या वो इनके हाँ में हाँ करने लग जाए। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम क्यों ये इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। इस समस्या को इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट करनी थी अदानी को या अंबानी को, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। रिटेल सेक्टर सारा का सारा अंबानी को जाना है या वॉलमार्ट वगैरह ने डिसाइड कर रखा है, और जो बड़े बड़े जो वो करे हुए हैं, इन्होंने सेल्स बनाए हैं जहां पे सिक्योर वो सारा का सारा प्रोडक्ट लेके जाके इकट्ठा करना है, वो ऑलरेडी अंबानी अदानी बना चुके हैं। और बोलो, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज नाम बता देता हूं, और सिर्फ एक स्टेट का नहीं, सारी स्टेट्स के नाम बता देता हूं मैं। हर स्टेट के अंदर, पंजाब के अंदर बन चुका है, हरियाणा के अंदर बन चुका है, तमिलनाडु के अंदर बन चुका है, महाराष्ट्र के अंदर बन चुका है। ये मत कहना कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकारों ने बनवाए हैं, दूसरी सरकारों ने भी किसी ने मना नहीं किया है। हर सरकार जो है वो ऊपर से चाहे जो मर्जी बोलती रहे, सत्ता के लिए कुछ भी बोलेंगे, बीच में जाके बैठ भी जाएंगे, लेकिन ये सच है कि किसी भी सरकार ने उनके किसी भी वो जो बना रहे हैं अपने गोडाउन्स, उनको किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया है। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि चुनाव के लिए पैसा किसान नहीं देगा, चुनाव के लिए पैसा वो अदानी अंबानी से ही आना है, चाहे किसी भी पार्टी को आए। अब मैं ये भी बता सकता हूं आपको कि अदानी ने किस किस को कितने पैसे दिए हैं। एक सेकंड रोक रही हूं मैं आपको, ठीक है सर, गोडाउंस पे आते हैं। मैं एक सेकंड सर प्लीज आ रही हूं, एक सेकंड वंदना जी आप भी नोट कीजिएगा जो इनका जवाब रहेगा। 100 करोड़ तो गोडाउन में गए हुए हैं सर, गोडाउन या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप। कानून भले 1.5 साल के लिए निलंबित है, लेकिन गोडाउन या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं, यानी कि उनको पता है कि ये कानून लागू होगा, आप ये कह रहे हैं? यस एग्जैक्टली। ठीक है, ये इनकी मजबूरी है, करेंगे ये। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए कमांड आ रही है, सभी के जवाब के लिए लौटूंगी और वक्त मिलेगा आपको वंदना जी, आप ही के साथ लौटूंगी। यहां पर रुक रहे हैं हम एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आइए आंदोलन में इस खालिस्तान के जिनको ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। वंदना जी, बहुत बार आपने हाथ रेज किया, अब सबको जवाब दे दीजिए जरा। हमेशा जी मुझे टाइम जरूर देंगे। बिल्कुल, पहले मैं योगेश कौशिक जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। श्योर। बड़े कई बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन कई बार तस्वीर का एक ही पक्ष देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी उनको बताना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर ये किसान नहीं है तो इनसे बात की। भाई से बात तो हम आपसे भी कर लेंगे अगर आपको कोई तकलीफ हो। अगर यहाँ कांग्रेस वाले भी यही बोल रहे थे कि उनसे बात क्यों हो रही है, बात तो आपसे भी कर लेंगे। किसान का चोला ओढ़ कर आए थे सामने, किसानों को भड़काने की कोशिश की थी और मुद्दा एक लेकर सामने आए थे, तो आप ही आरोप लगाते कि बात ही नहीं सुनी। तो बात सुननी जरूरी थी और पूरे देश को पता चल गया कि ये जवाब नहीं दे पाए कि इन कानूनों में काला क्या है, गलत क्या है। लेकिन उसके बाद अभी भी तो आपने संसद में कहा ना, तोमर साहब ने फिर कहा हम वार्ता के द्वार खुले, अभी हाल फिलहाल इसी मानसून सत्र में कहा। फिर अमेंडमेंट क्या करने जा रहे थे आप? अगर वो ठीक है तो आप अमेंडमेंट भी करने वाले थे, क्यों किया आपने, है ना? वंदना जी आप उनके खिलाफ, मैम बस इतना समझा दीजिए, एक सेकंड, बारी बारी से प्लीज। यही सवाल है, आप समझा लीजिए, या तो आप किसानों को समझा लीजिए। आप जिन्हें कह रहे हैं कि वो गलत डिमांड कर रहे हैं और वो गलत लोग हैं, अपनी सियासत साधना चाह रहे हैं, उनके कहने पर आप संशोधन क्यों करना चाह रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग अगर वो कानून इतने सही हैं, तो आप जो गलत है आपके हिसाब से, उनके हिसाब से क्या सही करने वाले हैं वो बता दीजिए। क्या संशोधन है, एक बार बात कर लें। हाँ जी सबसे पहले जी मेरे पास वो मांगे लिखी हुई है ना, एक एक करके आपको बता देती हूँ जिन पर सबसे पहले उन्होंने जरूर एपीएमसी सशक्त करने की बात कर रहे थे, इसमें कोई संशोधन वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा पराली पर कानून की यहाँ पे जो बात की जा रही थी, जो दंड जो फाइन लगने वाली बात थी, उसको विड्रॉ करने की बात की, कानून ने कहीं नहीं लिखा। जो बिजली के एक्ट की बात करी वो कानून में कहीं नहीं है। ये जो इन्होंने डिमांड रखी थी यहाँ पर, एक इन्होंने एसडीएम कोर्ट की बात कही, तो आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि अगर लोकल स्तर पर आपकी बात नहीं सुनी जा सकती तो आप जुडिशियल में जा सकते हैं। न्याय का अधिकार सभी को है। जो एक मुद्दा ये लेकर आए थे, लेकिन उसमें भी हम क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी ऐड कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें थी जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहते
दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दंगे भड़काने की कोशिश 26 जनवरी को हुई थी। किस तरह हमारे पुलिस वाले थे ना, जिनसे हथियार लेकर दौड़े थे, उनको मारने के लिए ट्रक से चढ़ाने की कोशिश की गई थी। एक भी जो है उनको फिंगर तक हिलाने नहीं दी थी पुलिस वालों को। कहाँ से आदेश थे? क्योंकि ये दंगा भड़काने की कोशिश थी, उसको रोकने की कवायद थी कि हमने उनको कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाने दिया। और किस कंडीशन में आए थे, किस तरह से जो गाड़ियां हमने शराब की बोतलें भरी हुई मिली थी, वो सब आपने देखा था। अभी सुखमन जी कह रहे थे कि झंडे, आपको तो झंडे दिखते, आपको नहीं दिखते क्या? आपको वीडियो भेजूं दोबारा से मैं, टीवी में आपको नहीं दिखाई देगा? आंखें बंद कर लेते हैं आप, देश का मामला है, बंद कर दे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी है तो देश प्रेम की बात करते हैं। अरे आपकी तरह तो नहीं कि माइक में अगर धोखा मार दो, तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री नहीं मिली तो सरकार को धोखा मार दो। आपका तो काम यही है, आपको तो सिर्फ अपना मुद्दा दिखाई देता, उसके अलावा और कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता। तो योगेश कौशिक जी, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। दीप संधू किसका आदमी था? जरा ये जवाब भी दे दो। दीप संधू किसका आदमी था? अरे दीप संधू किसका आदमी था, बता दो जरा। दीप संधू किसका आदमी था, बताओ जरा। आप बताइए। अरे बीजेपी का आदमी है वो। अच्छा, आप मना करो। सन्नी देओल का झंडा लेके घूमा है वो, मोदी जी के साथ फोटो है उसकी। आप मना करो ना, आप मना करो। मैं मना करूंगा, फोटो दिखाता हूँ। दीप संधू बीजेपी का आदमी था, प्लांटेड। ठीक है, रुकिए। किसान को सुनिए, किसान को सुनिए। आ रही हो अश्विनी जी, आ रही हो। सर प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें आप। सर प्लीज, अश्विनी जी रिक्वेस्ट है। वंदना जी हो गया, वंदना जी आपने जवाब दे दिया। ठीक है, किसान को सुनिए। वंदना जी किसान को सुनिए, किसान को सुनिए। सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, अडानी हम फिर घेर लेंगे आपको, रुक जाइए ना। एक बात पूछना चाहूंगा, आज किस बात पे भरोसा करें? किसान आज ये सरकार आज देश पे अपना भरोसा खो चुकी है, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने एक शब्द बोला था, अब पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। इसी तरह जो कल को पूरे का पूरा एक इंसान ने जो पूरे का पूरा खाद्यान्न खरीद लिया और तो फिर इन्होंने बोल दिया कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो बाजार में हमने खुला कर दिया, तो ये जनता कहां पे जाएगी? इन पे सिर्फ एक सरसों का तेल कंट्रोल नहीं हो पाया आज तक, तो ये देश को कंट्रोल क्या करेंगे? क्योंकि ये सरकार एक कठपुतली सरकार है, जैसे बोलते हैं ना ये कथित किसान। तो मैं बोलता हूं आज ये सरकार ये राजनीति का अपना दोहरा चरित्र खो चुकी है, क्योंकि ये उद्योगपति के हाथों के खेलने वाली सरकार है। इन्होंने गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं, इन्होंने कुछ चंद उद्योगपति दिखाई दे रहे हैं जो इनके इलेक्शन में मदद करते हैं, और लेकिन आज किसान किसी बात के बहकावे में आने वाला नहीं है। चाहे आप कितने भी लांछन लगाओ, किसान जीत के उठेगा। किसान के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। आज तक जितने भी स्टेप किसान ने रखे हैं, किसान जीतता है और आप हारे हो। अश्विनी जी आ रही हो, कौशिक साहब आ रही हो, जरा सुखवन जी के पास से होते बात। अश्विनी जी ये देखिए, अगर हम मुद्दे की बात करें, किसान की बात करें, किसानी की बात करें, मुद्दे को भटकाने की बात ना करें, हम झूठ ना बोलें, धैर्य से सुने भी दूसरों को। अगर आपने किसानों की बात को समय रहते सुना होता, अगर ये 3 काले कृषि कानून उस वैश्विक महामारी के दौरान उस काली अंधियारी रात में चोरी छिपे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पास करने से पहले हमारे देश के किसानों को, अन्नदाताओं को, उनको विश्वास में लिया होता, तो शायद आज ये भयावह स्थिति नहीं देखने को मिलती। वंदना जी, आपने समर्थन मूल्य के विषय में झूठ बोला। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन सुन लीजिए मैम, आ जाऊंगी। देखिए सुखवन जी और कौशिक साहब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आ जाऊंगी मैम। 219% तक समर्थन मूल्य कांग्रेस की शासन में फसलों के सरकार की बात है। आपने समर्थन मूल्य गेहूं और धान की अगर हम बात करें तो मात्र ऐसे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज एक एक करके बोलिए। मैम रुक जाइए ना, मैम प्लीज नोट कर लीजिए। मैंने सुना था आपने पेन मांगा था, प्लीज नोट कीजिए। रुक जाइए। मोदी जी ने अपने आ जाऊंगी मैम, आ जाऊंगी, रुक जाइए। ये योजना लाए, इससे किसान का कोई लाभ नहीं हुआ फसल बीमा योजना से। उसके बाद में अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि योजना की, ये सिर्फ ढकोसला मात्र है। झूठे आंकड़े आप प्रस्तुत करते हैं। हमारे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं। मैं आंकड़ों के साथ बात कर सकता हूं आपसे। ऐसे मुस्कुराने से, झूठ बोलने से
छल कपट से अब ये बात करने वाली नहीं है। सुखवंत जी को भी सुनना है। वाली नहीं है। इस बार आपने देश की जीवन रेखा समझे जाने वाला किसान, देश का अन्नदाता, आपने देश के अन्नदाता को ललकारा है। ये आप पे भारी पड़ेगा। आप कहती हैं कि इसमें काला क्या है, आप बताइए। अरे दाल में काला नहीं मैडम, मैं बार बार कह चुका हूं, यहाँ तो दाल ही काली है। अगर नहीं है तो अमेंडमेंट किस बात का? नरेंद्र तोमर जी क्यों बार बार में कहते हैं, नरेंद्र तोमर जी क्यों बार बार में कहते हैं कि हम किसान नेताओं से बात करने को तैयार है। अगर हम इन तीनों कामों नहीं, अमेंडमेंट की तो बात आप लोगों ने की है। अमेंडमेंट की तो बात आप लोगों ने की है 11 दौर की वार्ताओं में भी और उसके बाद भी। आपका आखिरी मसौदा ही यही था वंदना जी। आप लोगों ने किसानों के हाथ 11वें दौर की वार्ता के बाद आखिरी मसौदा यही दिया था कि हम आपके साथ बैठकर संशोधन करने को तैयार हैं। फिलहाल स्थगित कर देते हैं कानून। आप बताइए, अब आपको कानून, अब वो आपको किसान नहीं दिख रहे। ठीक है सुखवंत जी बोलिए सर। आ जाऊंगे अश्विनी जी, रुक जाइए। सुखवंत जी पहला कानून है आवश्यक वस्तु कानून। अनामिका जी, अभी अश्विनी जी काफी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। हाँ। मेरा उनसे सवाल है, क्या वो बता सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने केंद्र में अश्विनी जी आपके लिए सवाल आ रहा है सर, सुन लीजिए। अश्विनी जी 1 मिनट, सुखवंत जी सवाल नहीं पहुंचा। अश्विनी जी आपके लिए सवाल है, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। हाँ ठीक है सुखवंत जी। अनामिका जी, मेरा सवाल ये है कि अभी अश्विनी जी बहुत लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं और ये है, क्या वो बता सकते हैं कि उनकी केंद्र में इतने लंबे समय तक सत्ता रहने के बावजूद भी उन्होंने किसान के हित में कोई एक कानून, वो बता सकते हैं कोई एक कानून जो किसान के हित में वो लेकर के आए? मेरा कांग्रेस से ये है। अब अनामिका जी, असल चीज ये दोनों लड़ते रहेंगे या टीवी पे बैठ के भी टाइम किल करते रहेंगे। असल बात ये है कि किसान के हित की बात दोनों ही पार्टियां नहीं करती, दोनों ही कॉरपोरेट की बात करती हैं। अभी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जी अदानी और अंबानी, अब धीरू भाई अंबानी, जो अंबानी इनकी जो प्रेजेंट अंबानीज हैं, इनके फादर थे, उसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। कॉरपोरेट का तो वो भी काम करते हैं। असल चीज ये क्योंकि जो इस देश में अपने पसीने से जो रोटी खाता है ना, जो कमा के खाता है, उसके लिए हालात दोनों ही पार्टियों ने बदतर किए हैं। अश्विनी शर्मा जी आज ठीक है कांग्रेस बातें कह रही है क्योंकि वो चाहती है कि किसानों की जो ये प्रेजेंट ऑनगोइंग जो एजिटेशन है उसका लाभ उनको वोट के रूप में मिले, लेकिन एक भी ये नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने उसके हित में क्या किया है। अब बात ये है अनामिका जी कि किसान की बीजेपी तो झूठ बोलती है, कांग्रेस थोड़ा सुगर कोटेड झूठ बोलती है और दोनों ने ही किसान को छला है। नहीं तो आज किसान की ये स्थिति खराब इतनी नहीं होती और दोनों ने मिलकर इसमें काम किया। मैं बार बार आपकी डिबेट के माध्यम से एक चीज कहता हूं, कांग्रेस के किसी नेता के इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी से किसी प्रकार, क्योंकि बीजेपी ने उस कांग्रेस के द्वारा जो लाई गई नीतियां और कानून थे जो किसान को मार रहे थे, बीजेपी ने उसकी दर को दोगुना कर दिया। इतना अंतर है। ये इन्होंने दर दोगुनी कर दी, मार तो कांग्रेस भी रही थी। अब जो प्रेजेंट जो है, एक तरफ एक सेकंड सर, एक तरफ आप पूछ रहे हैं ट्रैक्टर पे जा रहे हैं सर सुखवंत जी, एक तरफ आप पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि कोई एक कानून बता दीजिए अब किसानों के लिए लेकर आए। लास्ट में आप ये कहते हैं कि जो कानून कांग्रेस लेकर आई उसी को ये आगे बढ़ाकर बीजेपी वाले किसानों को तंग कर रहे हैं। मतलब जवाब किस बात का चाहिए? शायद मैं समझी नहीं आपका सवाल, आप समझा दीजिए। मेरी दोनों बातें एक ही कंटेक्स्ट में हैं। हाँ अनामिका जी, अगर आप समझे दोनों बातें एक कंटेक्स्ट में, मैं यही कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस किसान के हित में कोई का कानून लेकर के आई और ये जो प्रेजेंट कानून है उनको भी कांग्रेस लेकर के आना चाहती थी, उन्हीं को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। मतलब दोनों क्या मनसा एक है, नीयत एक है, किसान को मारने की। ठीक, मैं अश्विनी शर्मा जी से पूछता हूँ, दोबारा पूछता हूँ, बता दें एक भी कानून जो लंबे समय तक रहा हो। अपनी बारी में जरूर जवाब देंगे। सेकंड और दे दें। बिल्कुल। असल चीज ये है, बोलिए। हाँ अनामिका जी, असल चीज ये है कि किसान ने इस कानून को मांगा नहीं और ये जबरदस्ती उस पर थोप रहे हैं और इसमें अंदर खाते कांग्रेस भी इस बात पे मिली हुई है। मैं राहुल गांधी जी की जो ट्रैक्टर ले जाकर के जो ड्रामा करते हैं ना, देखो हरियाणा में एक नेता ने और ड्रामा किया था ट्रैक्टर ले जाकर के। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की बात है, इनको हित अहित से नहीं लेना देना। अब ये बताएं कांग्रेस कहां पे इन्होंने हरियाणा के 4 बॉर्डर्स के ऊपर किसान बैठे हैं। कांग्रेस ये बता दे कि सिर्फ इवेंट को मैनेज करने के अतिरिक्त
इन्होंने कहां किसान की मदद की है? किसी भी जगह पे मदद नहीं की है। एक भी ये अश्विनी शर्मा जी यहाँ पर बता करके जाए कि हमने ये किया। हम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, हम टीकरी बॉर्डर पे अस्पताल चला रहे हैं, हम निरंतर किसानों के लिए राशन पानी पहुंचा रहे हैं, हम टोल दर टोल जाकर के उनको नैतिक समर्थन दे रहे हैं, उनको मानसिक संबल दे रहे हैं। कांग्रेस ये बताए अब सिर्फ यहाँ बैठ करके और एक देखो मगरमच्छ और घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। दोनों की चीजें एक हैं, दोनों एक प्रकार से रिएक्ट करते हैं, दोनों ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। योगेश कौशिक आगे बढ़ाते हैं, योगेश कौशिक हो गया सर, हो गया सर। आपको क्या लग रहा है, जो कांग्रेस और बीजेपी की बातें आप सुन रहे हैं, किसानों की समस्या दूर तक कहीं हल होती हुई दिख रही है आपको? नहीं, वो नहीं होगी। उसका मैं सबसे बड़ा तो बात बताता हूं, मैं पहले भी ये डिबेट पहली बार नहीं है, मैं 50वीं डिबेट कर रहा हूं शायद। एक बात में, और मेरे ख्याल हाँ उससे ज्यादा ही होंगी। एक बार यार सबके सब लोग यही स्टूडियो में बैठे थे, उस टाइम मैंने कही थी कि आप में से कोई भी एमएसपी का विरोध करता है? किसी ने नहीं किया, तो मैंने कहा इसको लागू क्यों नहीं कर देते हो? नंबर एक तो झगड़ा यहीं पे खत्म हो जाएगा ना। वो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, उसका मैं रीजन बता चुका हूं, उसका गणित बता चुका हूं। दूसरा और बता देता हूं, दूसरा ये है कि पीडीएस सिस्टम को भी खत्म करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उसमें फायदा है सरकार को, देश को फायदा है तो हमें भी फायदा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आम आदमी को कैसे एकोमोडेट करोगे ये बताओ। जो एकोमोडिटी एक्ट है उसको आपने जब खत्म कर दिया और भंडारण की मर्जी, मन मर्जी की छूट दे दी, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे रेट्स? ये समझा सकता है कोई? मतलब आपने, ये बिल्कुल वैसी बात है कि जी छोटे नोट अगर होंगे ना तो काला धन नहीं होगा, तो आपने क्या किया, 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट निकाल दिया। ये क्या है कि मैं बीजेपी से पूछ लेता हूं कि कोई भी कानून, ये जो जब से सरकार इनकी आई है 7 साल हो गए, कोई भी ऐसा कानून है जो अपनी मर्जी से लेके आए हैं? ये सारे कानून के कांग्रेस के ही पाइपलाइन में थे, जिनको बिगाड़ के और ले आए, सारे के सारे लोग नाराज और कर दिए। ये इनका कोई इसमें रोल नहीं है। जिसको इन्होंने गालियां दी, मोदी जी ने गाली दी, नरेगा को आके सबसे पहले पार्लियामेंट में बोला कि ये नरेगा की स्कीम जो है ये इस पे हंसेंगे लोग, और पता नहीं क्या क्या बोला, पार्लियामेंट के अंदर बोला, और वही उसी स्कीम के तहत आज के दिन लोगों के पास खाना पहुंचाया गया। इस आधार कार्ड का विरोध किया गया, यही आधार कार्ड लेके आए। जीएसटी की प्लानिंग कांग्रेस ने की थी, वो जीएसटी को इन्होंने लेके आए। वो कांग्रेस ये कहती है कि हमारा ये प्लान नहीं था, इन्होंने 28% कर दिया, हमारा ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसे ही मैं कौन सा कानून बता दूं, ऐसे कृषि कानून की भी जैसे ही बात करोगे आप, ये कहेंगे ओ जी ये तो हुड्डा जी ने बना दिया था। अरे हुड्डा जी ने बना दिया था तो डिस्कस तो होता, कहीं जाता तो लोग बैठ के बात तो करते, कोई तो आके बताता इसमें ये कमी है, इसमें ये नहीं है। जो चीज नहीं हुई वो नहीं हुई, जो हो गई वो हो गई। तो आपने जो कर दिया बिना किसी के पूछे, आपने तो अपोजिशन से भी नहीं पूछा, बल्कि अपोजिशन का गला घोट के वहां पे कैमरे वैमरे बंद करके ध्वनि मत से पास करा लाए। आप तो बैक द कर्टन लेके आए हो सब कुछ, सबका सब। जो बैक डोर से लेके आओगे तो उस पर सवाल उठेंगे, और वही सवाल आज उठ रहे हैं। वंदना जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका जवाब देना चाहूंगी। हालांकि उनके भाषण में थोड़ा कुछ सुन पाई मैं। उन्होंने सबसे पहले प्रश्न उठाया फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना पे प्रश्न उठाने से पहले एक बार उनको सोच लेना चाहिए था कि हुड्डा साहब के राज में 1-1 रुपए के चेक दिए जाते हैं। जब एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा कि मेरे पास तो जी इतना चेक आया है और मेरा नुकसान ज्यादा है, मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, इसकी फोटो कॉपी करके ले आ। बोले आप चेक ही रख लो, फोटो कॉपी ज्यादा महंगी पड़ेगी। उस समय महंगी आती थी, 10 रुपए लग जाएंगे फोटो कॉपी कराने के, ये 1 रुपए का चेक है, आप चेक ही रख लो। तो ये कंडीशन हुआ करती थी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने अभी तक 3900 करोड़ का मुआवजा दे दिया फसल बीमा योजना के तहत। उसके अलावा डिजास्टर के समय में जो इनका मुआवजा 6000 होता था उसको हमने बढ़ाकर 12000 कर दिया। नीतीश कुमार हुड्डा बादल मुख्यमंत्री की जो इनकी अपनी कमेटी की रिपोर्ट थी वो ये लागू नहीं कर पाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये अपने पैरों तले दबाए रखे, हमने 201 सिफारिशों में से 200 लागू कर दी। मुझे इसका ये जवाब नहीं, इन्होंने क्या किया? 18% पे लोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्या दिया वो भी बता दो जरा लोगों को। आपने पीएम फसल बीमा योजना की आप करती है, बिहार में आपके ऊपर ही आपके जो साथी थे उन्होंने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाने का काम किया। 2016 से 2019 तक अगर हम फसल बीमा योजना की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार किसानों के मिलकर कंपनियों को 99,073 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम दिया किसानों ने, जबकि कंपनियों ने इस दौरान 26,121 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर सरकार को दिया, सरकारी खजाने में गया। ये किसानों की मेहनत पर क्या ये किसानों की मांगे हैं? रॉबर्ट वाड्रा को किसने जमीन दी?
किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। अश्विनी जी, सवाल का जवाब लेने का जब मौका आया तो आप बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं कि उनको जवाब ना देना पड़े। किसानों तक उनका जवाब तो पहुंचने दीजिए सर। वार्ता के कपाट बंद है जो इनके हिसाब से खुले हैं, वहां से तो कुछ हो नहीं रहा, कम से कम यहाँ से तो कुछ जाने दीजिए प्लीज। अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें सर, रिक्वेस्ट है प्लीज। मैम जल्दी खत्म कीजिए, टाइम कम है। योगेश कौशिक जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। हालांकि बहुत हद तक मदद कर देते हैं कांग्रेस की, लेकिन उनको लगता है आप ये देखिए सबसे पहले कानूनों को लेकर क्या बात है कि जमीन चली जाएगी, और ये क्या बोल रहे हैं पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनता। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो कानून बनाएंगे, हमारी भी इच्छा शक्ति है, किसानों की इच्छा शक्ति है, आप रहोगे तब तक तो। लेकिन अरे ये तो आपकी गलत फहमी है भाई साहब, ये गलत फहमी। आपको रखेगा कौन? अरे रखने की जरूरत नहीं है, ये किसान ही है जो वोट देते हैं। आप कहते हैं ना कि अंबानी पैसा देता है, वो आपका नजरिया है, मेरा नजरिया है किसान वोट देता है, किसान नहीं बनाया और आगे भी बनाएगा, क्योंकि जो काम किया किसानों के लिए किया, मोदी सरकार ने किया है, वो आपका नजरिया है। शुभकामनाएं मैम, आ जाइए। एडवर्टाइजमेंट करते हैं हर रोज, वो आपको पता नहीं होगा। सर आ रही कैप्टन अमरिंदर बोलकर रिलायंस को पंजाब में हम लेकर आए हैं, तो अडानी अंबानी आज नहीं। चलिए ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं इनसे सिर्फ एक ही बात का जवाब पूछना चाहूंगा, आज किस तरह का देश में माहौल पैदा किया जा रहा है, आज किस बात पे इनका भरोसा करे, किस तरह का आज माहौल वो देश तो आपसे में प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उल्टा प्रश्न पूछ रही हैं। किस तरह का माहौल बना जा, जवाब दीजिए ना आंदोलन का। मैम 100 बात की एक बात, मैम 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, या तो ये किसान है या नहीं है। किसान है तो बातें सुनिए, नहीं है तो वापस भेजिए। आप दोनों में असमर्थ हैं। मैं सिर्फ वंदना जी से हो गया, एक बात मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, जब ये खालिस्तानी उग्रवादी बताते हैं और हमने आपकी डिबेट में बोला जो खालिस्तानी देशद्रोह का काम करता है उसको गिरफ्तार करने का काम ही सरकार का है और हम उसकी सीबीआई जांच की मांग भी करते हैं। अश्विनी जी 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड। अभी पिछले ही दिनों मीनाक्षी लेखी जी ने भी तो मवाली बताया था, अब देश का अन्नदाता गुंडा मवाली खालिस्तानी। ठीक है सुखवान जी 20 सेकंड। अरे वाह भाई, और ऊपर से आप लोग अच्छे हैं, प्रश्नों का जवाब। इस सवाल का मुझे जवाब नहीं दिए, मुझे तो किसान आंदोलन का समाधान चाहिए। जी ने कोई सवाल नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस एक भी कानून लेकर के नहीं आई। हाँ। और दूसरी बात ये है, मैं एक चीज और कहता हूँ, वंदना जी भी नोट कर लें, एक एफआईआर दर्ज हुई है कलानौर थाने में, एफआईआर नंबर 243, जिसमें 6,500 से ज्यादा सरसों के कट्टे जो है वेयर हाउस से गायब हैं और सरकार के नोटिस में है सारी चीज, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी, अब किसान के प्रति कितने ये हैं और किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, वंदना जी बेशक नोट करके मेरी बात को अगली डिबेट में आगे हो गया। एफआईआर नंबर 243 थाना कलानौर, वेयर हाउस से 6,500 कट्टे गायब कर दिए और उस पर लीपापोती की जांच चल रही है और बचाने के जो आरोपी हैं उनको बचाने का काम चल रहा है। मैं जवाब ले रही हूँ, जवाब 20 सेकंड ही था सर, रुक जाइए प्लीज। ऑडियो गिराइए, 20 सेकंड खत्म है, ऑडियो गिराइए प्लीज, नहीं तो ऐसे खत्म होगा। वंदना जी, अश्विनी जी नहीं, अश्विनी जी अपनी बारी में, बस हो गया। वंदना जी पहले तो ये इनके सरसों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल पूछती हूँ, जल्दी दीजिएगा, 10 सेकंड। लेकिन ये कह रहे हैं कि वेयर हाउस से सरसों गायब हुई और वो किसानों का नुकसान है। सरसों सरकार की है और आप किसानों से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, वो गलत है। चोरी करना गलत है, चोरी हुई है तो उस पर चेक भी रखा जाएगा। ठीक है, होगी बात खत्म, बात खत्म। मैम हो गया। अब आप मुझे बताएं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैम किसान आंदोलन पर जो बैठे हैं वो किसान है या नहीं, क्या मानते हैं आप, हाँ या ना? किसान है? किसान का चोला ओढ़कर कुछ ऐसे राजनेता नहीं है, आपके हिसाब से नहीं है ना? नहीं है ना? किसान, असली किसान खेतों में काम करते। ये आंदोलन पे जो दिल्ली को घेर के बैठे हैं ये नहीं है ना? ये रुक जाइए, किसान का चोला ओढ़ के ठीक है। अच्छा तो ठीक है, तो साफ साफ बोलिए ना, फिर आप हिचक क्यों रहे? बोलिए कि किसान नहीं है, आप बोलिए, आपके मुताबिक ये किसान नहीं है ना? मैं चोला की नहीं पूछ रही, मैं उन्होंने क्या पहना है वो नहीं पूछ रही, वो कौन है, किसान है नहीं है? नहीं है ना? एक सेकंड प्लीज, नहीं सर प्लीज, किसानों की बात, यहाँ पर किसी रंग की बात नहीं कर रही मैं। किसान नहीं है तो फिर दिल्ली क्यों घिरी हुई है? आप लोग क्यों नहीं जगह खाली करा रहे? देखिए मेरी बात सुनिए, जगह जरूर खाली होगी और बहुत जल्दी कब होगी मैडम? 8 महीने से ज्यादा हो गया,
9वें महीने में प्रवेश कर गया। अनामिका जी, ये घेरने दिल्ली को नहीं आए थे, ये मोदी जी को घेरने आए थे। इनको लगा कि किसानों को आए थे क्या? अभी भी घेर के बैठे हुए हैं दिल्ली को। घेरने तो मोदी जी को आए थे, लेकिन खुद गिर गए ये। और ये सोचते थे मोदी जी। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मोदी किसान नहीं है, किसान की बात करो। ठीक है, आप लोग किसान नहीं है। एक सेकंड सर प्लीज, सर एक सेकंड, मुझे नहीं जाना ना कांग्रेस पर मैडम, मुझे आप बस किसान का जवाब दीजिए ना प्लीज। मुझे बस मेरी सरकार से बात करनी है। क्या मेरी सरकार बात करेगी मुझसे? अगर ये किसान नहीं है तो इन्हें वापस क्यों नहीं भेज रहे आप लोग? हैं तो बातें सुनिए। आज आपने मुख्यमंत्री जी की बात सुनी, ठीक है, खत्म कीजिए सर, बस हो गया मैडम। ये एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। आज ही मैंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक मैसेज पढ़ा था जिसमें इन्होंने ऑलरेडी ये शुरू कर दिया है कि ये लोग, अरे बीच में मत बोला करो, कुछ तो तमीज सीखो, फिर आप हमें कहोगे हम प्लीज ऐसे ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं सीधी बात कर रहा हूँ। फिलहाल यही रुक रहे हैं, दूर दूर तक इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, देखते रहिए नमस्कार।